हेलो बच्चों, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा। अब यहाँ पे देखो, सुरक्षा का मीनिंग क्या होता है। अब हर इंसान को सुरक्षा हर इंसान को सुरक्षा की ज़रूरत होती है ना। मनुष्य के जीवन का मुख्य बिंदु ही सुरक्षा है। अपने नागरिकों को सुरक्षा के विषय पर विश्व के सभी देश, ठीक है ना, सभी देश चिंता करते हैं ना। सुरक्षा, अब तुम जैसे बाहर निकलोगे तो भी किस चीज़ की सुरक्षा चाहिए। रोड पे एक्सीडेंट होने का डर रहता है ना। बीमार हो जाए तो प्रॉब्लम रहती है। तो सुरक्षा का मतलब ये है कि मानव जीवन में व्याप्त खतरों को दूर करना, ताकि मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सके। अब खतरा नहीं होगा तो तुम शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो ना, तो उसे ही सुरक्षा कहा जाता है। अब सुरक्षा की दो धारणाएं होती हैं। एक है पारंपरिक धारणा, दूसरी है गैर पारंपरिक धारणा। अब पारंपरिक धारणा में हमारे जो हमारी पुरानी धारणाएं हैं, उसी को हम पारंपरिक धारणा कहते हैं। अब इसमें हमारी पारंपरिक धारणा में भी दो होते हैं, एक बाहरी खतरा, दूसरा आंतरिक खतरा। अब जो बाहरी खतरा है, एक बाहरी खतरा है, दूसरा कौन सा हमारा आंतरिक खतरा। अब बाहरी खतरा में हमारे क्या आते हैं, सैन्य हमला, जनसंहार, शक्ति संतुलन, गठबंधन, शस्त्रीकरण। और आंतरिक खतरों में कौन कौन से आते हैं, कानून व्यवस्था, अलगाववाद, गृह युद्ध। अब ऐसे ही हमारे जो हैं गैर पारंपरिक जो वो अवधारणाएं हैं, उसमें दो आती हैं, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। अब इसमें जो है मानवता की सुरक्षा किस किस से हो सकती है, जैसे भूख है, महामारी है, प्राकृतिक विपदा जैसे हमारा भूकंप आ गया, ठीक है ना, भूकंप हो गया, या फिर क्या है, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो ये सब हमारी क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। ऐसे ही हमारा जो है विश्व की सुरक्षा जैसे है ये, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे सामने चुनौतियां आती हैं, जैसे आतंकवाद, टेररिस्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बीमारियाँ, जैसे अभी हमारे पास कोरोना आ गया था, तो कोरोना में जलवायु संकट से सुरक्षा शामिल, जैसे हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, ये सब हमारी जो है विश्व सुरक्षा में आती है। तो अब हम पहले अपने टॉपिक पारंपरिक धारणा बाहरी, जो ये है बाहरी खतरा, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, सैन्य हमला। सैन्य हमला में क्या होता है हमारा, ये देखो, खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है, जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है। अब ये देखो, अब इसको ध्यान से देखना कि जो ये हमारा टॉपिक है बाहरी सुरक्षा में, कौन सा था ये हमारा, ये वाला सैन्य हमला। कौन सा था, सैन्य हमला। अब इसमें हमने देखा कि इसमें जो है भारी इस तरह की अवधारणा में सैन्य खतरे को सैनिक जो वो कर देते हैं, हमला कर देते हैं, सैन्य खतरे को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इसमें खतरा किसी एक मुल्क, अपने मुल्क से नहीं होता, बल्कि किससे होता है, दूसरे मुल्क से होता है, ठीक है। और इसमें जो है सैन्य हमला करके नुकसान पहुंचाया जाता है, इसे ही हम जो है अपरोध कहते हैं। अब इसमें सैन्य कार्रवाई में सैनिक और आम जनता दोनों को नुकसान होता है ना। तो ऐसे ही युद्ध के समय किसी सरकार के पास 3 तरह के विकल्प होते हैं। सबसे पहले या तो वो आत्मसमर्पण कर ले, क्या कर ले, वो आत्मसमर्पण का मतलब होता है कि बिना युद्ध के बात मान ले, या युद्ध के नाश को इतना बढ़ा दे कि दूसरा जो पक्ष है वो युद्ध करने की बजाय वहाँ से भाग जाए। और तीसरा क्या है, युद्ध हो जाए तो अपनी रक्षा करना, ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब न हो सके। इसलिए आत्मसमर्पण की नीति को कोई भी देश नहीं अपनाएगा। इसलिए सैन्य हमला जो है ये हमारा पहला है। दूसरा क्या था हमारा, ये है हमारा दूसरा, शक्ति संतुलन। इसी में जनसंहार हो गया, सैन्य हमला, और अब क्या है हमारा, शक्ति संतुलन। अब शक्ति संतुलन में क्या है, देश शक्ति संतुलन अपने पक्ष में रखने के लिए सैन्य शक्ति के साथ आर्थिक व प्रौद्योगिकी ताकत बढ़ाने में लगे रहते हैं
और क्या है हमारा किसी देश, सॉरी इसमें अभी पहले इसी टॉपिक को हम क्लियर कर देते हैं कि देश शक्ति संतुलन क्या है। शक्ति संतुलन अपने पक्ष में रखने के लिए सैन्य शक्ति के साथ आर्थिक व प्रौद्योगिक ताकत बढ़ाने में लगे रहते हैं। इसमें क्या है, जब हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि कौन सा देश कमज़ोर है और कौन सा देश हमसे अधिक ताकतवर है। अब आप अपने आसपास देखो, भारत है, भारत के आसपास श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल, भूटान, ये सभी देश है ना, तो चीन है। इससे हमें ये देखना है कि कौन सा देश हमसे ज़्यादा ताकतवर है और कौन हमसे कमज़ोर है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि किसी देश से हमें भविष्य में खतरा हो सकता है। इस प्रकार से सरकार जो है दूसरे देश से शक्ति संतुलन को बनाने के प्रति संवेदनशील रहती है। मीन्स वो शक्ति संतुलन बना लेती है जिससे क्या है हम इससे बच सके। अब तीसरा जो टॉपिक है वो क्या था हमारा, गठबंधन। क्या था हमारा, गठबंधन। ये क्या है, किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। राष्ट्रीय हित बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या था, गठबंधन बनाकर भी ताकतवर बना जा सकता है। क्यों बना जा सकता है, क्योंकि गठबंधन हमले को रोकने या उससे रक्षा करने के लिए मिलकर कदम उठाते हैं। इनके अंदर लिखित, जब हम गठबंधन बनाते हैं किसी देश से तो उसमें कुछ लिखित संधियां होती हैं। क्या होती हैं, संधियां होती हैं, समझौते होते हैं। और कुछ क्या है, गठबंधन ताकत बढ़ाने के लिए किए जाते हैं ताकि अगर कोई मुल्क हमारे देश पे आक्रमण करता है तो हम उसको रोक सके। दूसरा क्या है, कुछ गठबंधन राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने के लिए होते हैं ताकि हम राष्ट्रीय विकास कर सके, मिलकर जो है इकोनॉमिकली कंडीशन को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो ये हमने जो है टॉपिक करे थे, कौन कौन से किए थे हमने, ये इसमें है हमारे, ये सैन्य हमला, जनसंहार, शक्ति संतुलन, गठबंधन। एक होता है हमारा शस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण का मतलब होता है कि जो हम ये कर रहे हैं, जो ये रहा पारंपरिक सुरक्षा की आंतरिक अवधारणा के अंतर्गत देश के अंदर आंतरिक, सॉरी ये ऊपर वाला टॉपिक रह गया, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन से, निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास की बहाली। अब इस टॉपिक को देखो, निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है, निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि शस्त्रों का उपयोग न करना। और अस्त्र नियंत्रण, अस्त्र नियंत्रण का मतलब होता है कि शस्त्र बनाओ तो बट एक लिमिट में और अपने देश में रह के उनका यूज़ नहीं करना, बट कंट्रोल में रह के वो काम करना है। और विश्वास की बहाली यानी कि आपको फेथ बनाना है। ये हमारे जो है सुरक्षा के पारंपरिक तरीके हैं। कौन कौन से हैं, सैन्य हमला है, दूसरा कौन सा था हमारा, शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, और ये निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण। फिर है हमारा पारंपरिक सुरक्षा की आंतरिक अवधारणा के अंतर्गत, ये हमारी जो थी बाहरी थी, अब आंतरिक सुरक्षा आ गया। आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत देश के अंदर आंतरिक शांति और कानूनी व्यवस्था जाती है। एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने आंतरिक सैन्य संघर्ष, अलगाववादी आंदोलन और गृह युद्ध की समस्या रही है। अब इसमें जो है सुरक्षा की ये हमारी कौन सी है, पारंपरिक सुरक्षा की आंतरिक अवधारणा। आंतरिक अवधारणा इसमें हम देश के अंदरूनी, यहाँ पे क्या हम देखो, आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था बनाना, यानी कि हम इसमें देश के अंदरूनी खतरों से जुड़े मुद्दों के बारे में समझते हैं। गृह युद्ध जो होता है वो देश के अंदर रक्तपात, यानी कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो होता है, नक्सलवाद हो जाता है, धर्म युद्ध होता है, हिंसा, समुदाय में झगड़ा, ये सब क्या हमारी आंतरिक सुरक्षा के। अगर हम इन सबको कम करेंगे, इन घटनाओं से जो है देश के अंदर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और कोई देश इसमें कमज़ोर होता है। ऐसे में बाहरी ताकतें क्या करती है, बाहरी ताकतों को मौका मिल जाता है इनसे लड़ने का। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से इन जो इंटरनल, जो अंदरूनी सुरक्षा के मुद्दों पर कम ध्यान दिया गया है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान में सबका ध्यान कहाँ पे चला गया था, बाहरी सुरक्षा की तरफ ज़्यादा हो गया था। क्योंकि इस समय जो विश्व का माहौल था उसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी और ऐसे में इन देशों को बाहरी सुरक्षा की चिंता ज़्यादा थी। ठीक है, अब क्या है हमारा, इसी में है हमारा अलगाववादी आंदोलन। अलगाववादी आंदोलन में क्या होता है, अपने देश में रहकर दूसरे देश का फेवर करना, यानी कि औपनिवेशिक कॉलोनियलिज्म, देशों को खतरा होता है इसमें, है ना। और पड़ोसी देशों से आशंकित थे कुछ देश, पड़ोसी देशों से कुछ
आशंका थी ऐसे में। और एशिया और अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र देश हैं, ये देखो यहाँ पे सामने आंतरिक सैन्य संघर्ष और अलगाववादी और गृह युद्ध की समस्याएं रही हैं ये, ठीक है। फिर है हमारे अब आगे तो दूसरा जो है हमारा अब सुरक्षा के अपारंपरिक धारणाएं। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणाओं में दो आते हैं, अभी हमने किया था ऊपर कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणाएं यानी कि गैर पारंपरिक धारणा। इसमें आता है एक मानवता की सुरक्षा और एक आता है विश्व सुरक्षा, ठीक है। अब सुरक्षा की जो ये इसमें अब जो है हमारा सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा जो है, इसमें सैन्य खतरों के साथ साथ मानव अस्तित्व पर आने वाले खतरों से भी हमें इसके बारे में भी रूबरू होते हैं, क्योंकि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों आशंकाओं को शामिल किया जाता है, जैसे अकाल हो गया, महामारी, वैश्विक ताप वृद्धि व आतंकवाद। इसमें अकाल पड़ जाए तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। ये क्या है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत विश्व की सुरक्षा के सामने ये सारे हमारे खतरे आ जाते हैं, ठीक है। ये दो पक्षों में होते हैं, एक मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा, ठीक है। फिर हमारा सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत विश्व की सुरक्षा के समक्ष प्रमुख खतरे हमारे सामने क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, आतंकवाद है, मानव अधिकार है, वैश्विक निर्धनता है, शरणार्थियों की समस्या, बीमारी जैसे एड्स, बर्ड फ्लू और सार्स यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक होता है हमारा एड्स। अब जैसे कोरोना आया था, वो भी एक हमारी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये भी पूरे संसार में, पूरे विश्व में ये एक प्रॉब्लम थी। वैश्विक निर्धनता, ये सब क्या है, हमारी अपारंपरिक धारणाओं में हमारी विश्व की सुरक्षा के समक्ष खतरा आता है, क्योंकि जो है इसमें हमें मिल के काम करना होता है। अगर हम मिल के काम नहीं करेंगे, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे काम नहीं करेंगे, तो ये हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। टेररिज्म है। टेररिज्म में क्या होता है, वो एक देश वो अपने मकसद को वो करने के लिए वो किसी भी देश पे जाके हमला कर सकते हैं। तो ऐसे में हम मिल के इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, जैसे हमने कोरोना को मिल के ख़त्म किया था। अब आगे हमारा सहयोग मूलक सुरक्षा, यानी कि सहयोग मूलक सुरक्षा की अवधारणा भी अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष के बजाय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीति तैयार करने पर बल देता है, यद्यपि अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो है सहयोग मूलक जो सुरक्षा है ये हमारी, इसमें अपारंपरिक खतरे यानी कि जो खतरे अभी हमने बोले हैं, पारंपरिक खतरे, बीमारी से, ये सब इनसे निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब सैनिकों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपसी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। हम आपस में बैठ के मिलजुल के उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आतंकवाद जैसे मुद्दे पर लड़ने के लिए सैन्य बल का प्रयोग ही करना पड़ता है, बट जैसे हमारा एनवायरनमेंट है, वो पोल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट का, तो वो सब हम बैठ के ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा से हम जो है बहुत सारी इसमें जो है, ये देखो, अब सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, स्वयंसेवी संगठन है जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, और व्यावसायिक संगठन में बहुत सारी हस्तियां हैं जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा आदि, ये सब मिल के इसमें काम करती हैं। इन सब पे हमने मिलके चर्चा करती हैं इन समस्याओं पे, ठीक है। फिर हमारा भारत की सुरक्षा क्या है, हमारा भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटक हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले क्या है, अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना, ठीक है। अगर हम अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत रखेंगे तो हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय नियमों व संस्थाओं को मजबूत करना, जो हमारी इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो है मजबूत करना। और तीसरा क्या है, हमारा अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करना, यानी कि जो इंटरनल प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर, जैसे गृह युद्ध है, अलगाववाद, इन सब से दूर रहेंगे तो हम एक अच्छी सुरक्षा नीति को बना सकते हैं। और सबसे लास्ट में हमारा क्या है,
आर्थिक विकास करना। अब मेन वो क्या है, आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई तो सब कुछ मजबूत हो जाएगा। इसलिए क्या है, ये हम विश्व सुरक्षा के सामने जो नए अब जो एट प्रेजेंट में हमारे खतरे आ रहे हैं वो कौन का, जैसे टेररिज्म सबसे मेन है। और क्या है, वर्ल्ड लेवल पे जो पॉवर्टी है, निर्धनता है, गरीबी है, महामारी है, मानव अधिकार, साइबर क्राइम, ये सब हमारी जो हैं अपारंपरिक धारणाओं में आती हैं। और ये क्या आती है, हमारी अपारंपरिक धारणाओं में विश्व की सुरक्षा के लिए हमें इन सब से एकजुट होके लड़ना पड़ेगा। ये हमारा चैप्टर, इसी में हम सुरक्षा के बारे में ऐसे ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। थैंक यू बच्चों, इसको देखना और समझना। बाय बाय।